आप सभी का मेरे चैनल किरण एजुकेशन में स्वागत है। धातु अधातु के इस भाग में आज मैं धातु कर्म अर्थात मेटलर्जी के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रही हूँ। धातुएं जो मानव जीवन के लिए इतनी उपयोगी हैं, आखिर ये प्राप्त कहाँ से होती हैं और ये फिर कैसे उसका शुद्ध रूप में हम लोग उपयोग में लाते हैं। तो चलिए इसके विभिन्न पदों को देखते हैं और ये कैसे प्राप्त होता है। सबसे पहले ये जानें धातुएं का स्रोत क्या है, प्राप्ति का स्रोत क्या है। तो धातुएं या तो पृथ्वी की भूपरपटी, जो पृथ्वी की सबसे विभिन्न परतें हैं, पृथ्वी की भूपरपटी पर पाई जाती है, या कुछ कुछ धातुएं जैसे सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड समुद्री जल में भी पाई जाती हैं। तो धातुओं का मुख्य स्रोत पृथ्वी की भूपरपटी है। अब धातुएं किन रूपों में पाई जाती है? पृथ्वी की भूपरपटी भूपरपटी के अंदर या बाहर जो भी पाई जाती है, तो किन रूपों में? तो या तो खनिज के रूप में या अयस्क के रूप में। अब हम जानें खनिज क्या है। तो पृथ्वी की परत में उपस्थित धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहा जाता है। खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा या कम हो सकती है, यानी खनिज कहीं कहीं से प्राप्त खनिज में धातु ज़्यादा होगी, कहीं से प्राप्त खनिज में धातुओं की मात्रा कम होगी। तो क्या सभी खनिजों से हम धातु का निष्कासन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर अयस्क वैसे खनिज जिनसे, अयस्क के लिए है वैसे खनिज जिनसे कम खर्च में और सरलता से धातु प्राप्त हो, उसे अयस्क कहा जाता है। अर्थात अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होती है, इससे धातुओं को निष्कासित करना आसान होता है, कम खर्च लगता है, सुगमता से निकलती है। यानी धातु अगर हमें प्राप्त करना है तो हम खनिज का उपयोग ना करके वैसे अयस्क का उपयोग करेंगे जिसमें धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक हो, यानी अयस्क का। अब हम दोनों में अंतर कर सकते हैं कि खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि सभी खनिजों से धातु का निष्कासन नहीं हो सकता है, लेकिन सभी अयस्कों से धातु का निष्कासन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि अयस्क के कौन कौन से एग्जाम्पल है। जैसे जिंक का अयस्क है जिंक ब्लेंड, जिंक के अयस्क का नाम है जिंक ब्लेंड ZnS। कैलेमाइन ZnCO3। इसी तरह से आयरन के अयस्क का नाम है हेमाटाइट। ये अयस्क है हेमाटाइट, जिससे धातुएं आयरन ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। इसी तरह से बहुत सारे अयस्क हैं जिनसे धातु की प्राप्ति किया जा सकता है। अब हम देखें आखिर अयस्क से किस तरह से धातु की प्राप्ति किया जा सकता है। क्या पृथ्वी की परपटी में जो प्राप्त है अयस्क, उसको सीधे हम लोग उपयोग कर सकते हैं? नहीं, इन अयस्कों से धातु प्राप्त करने का एक लंबा चरण है। तो इन चरण के लिए क्या है? तो इसके लिए एक शब्द है धातु कर्म। ये शब्द है धातु कर्म या मेटलर्जी। तो चलिए हम देखते हैं धातु कर्म या मेटलर्जी क्या होती है। मेटलर्जी अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण और उसके शोधन की विधि को धातु कर्म कहा जाता है। यानी पृथ्वी की परतों में पृथ्वी से जो अयस्क प्राप्त होती है, उनमें बहुत तरह की अशुद्धियाँ होती है। उनसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए इस बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। तो धातु कर्म वह विधि है जिसके द्वारा धातुओं का निष्कर्षण और उसका परिष्करण या शोधन किया जाता है। आखिर सारे धातु, क्या सभी धातु एक ही प्रोसेस से, एक ही
सिद्धांत से निकलते हैं? तो नहीं, सभी अलग अलग धातुएं अलग अलग क्रियाशील होती हैं, इसलिए इनके सिद्धांत भी अलग हैं। तो अब हम देखें धातु कर्म के क्या सिद्धांत हैं। आखिर धातु सिद्धांत किस आधार पर हम धातुओं को अलग अलग विधियों से निकाल सकेंगे। तो धातु कर्म के सिद्धांत क्या? धातु कर्म के सिद्धांत के लिए हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी को लेते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। धातुओं का अभिक्रियाशीलता श्रेणी वही है जो है ये। इस आधार पर हम धातुओं को 3 श्रेणी में बांटेंगे। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम बहुत ही क्रियाशील होती हैं और ये प्रकृति में मुक्त रूप में रह ही नहीं सकती हैं। ये किसी से भी अभिक्रिया कर लेती हैं। तो इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। सबसे ऊपर की धातुओं को चूँकि ये बहुत क्रियाशील होते हैं तो इनको प्राप्त करने का तरीका विद्युत अपघटन। अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुएं मंद क्रियाशील होती हैं। इनको और इनके ऑक्साइड होते हैं और इनके अयस्क होते हैं ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में। तो इनसे धातु का निष्कर्षण कार्बन या एल्युमिनियम के अवकरण द्वारा किया जाता है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे की धातुएं मंद बहुत कम क्रियाशील होती हैं। इनको सिर्फ जारण करके ही या भर्जन करके ही, गर्म करके ही, चूँकि ये मुक्त अवस्था में रहती हैं तो आसानी से भर्जन के द्वारा धातु प्राप्त हो जाता है। अब हम देखें कि धातु कर्म के कितने चरण हैं। आखिर किन किन चरणों से होकर हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। क्योंकि भूपरपट्टी में जो धातुएं अयस्क के रूप में प्राप्त होती है उनमें बहुत तरह की अशुद्धियाँ होती है और बहुत सारे धातु एक दूसरे से मिले होते हैं। लेकिन एक शुद्ध धातु की प्राप्ति के लिए आखिर कौन कौन सा चरण है, तो देखते हैं धातु कर्म के चरण कौन कौन से हैं। धातु कर्म के चरण। पहला है अयस्कों का सांद्रण। पृथ्वी से प्राप्त जो अयस्क होते हैं उनमें बहुत तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे धूल, बालू, मिट्टी। ये सभी अवांछनीय अशुद्धियों को कहा जाता है गैंग। इन अवांछनीय अशुद्धियों का क्या नाम है? गैंग अवांछनीय अशुद्धियाँ हैं जिसमें बालू, मिट्टी, कंकड़ ये सब होते हैं। अवांछनीय अशुद्धियाँ। इन अवांछनीय अशुद्धियों को इनके प्रकृति के अनुसार, गैंग की प्रकृति के अनुसार इसे भौतिक विधि द्वारा निकाल लिया जाता है। तो गैंग को हम किन किन विधियों द्वारा निकाल सकते हैं? जैसे अयस्क में कुछ वैसे अशुद्धियाँ होती है जिसे हम चुनकर अलग कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको इनके प्रकृति के आधार पर, गैंग की प्रकृति के आधार पर इन्हें चाल कर अलग कर सकते हैं, या चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। चुंबकीय पृथक्करण उन अयस्कों के लिए किया जाता है जिनके 2 अयस्कों में अशुद्धियाँ या धातु दोनों में से कोई एक चुंबकीय हो। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा या फेन प्लवन विधि द्वारा। फेन प्लवन विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है, या फिर गुरुत्व पृथक्करण विधि वैसे अयस्कों के लिए किया जाता है जिनमें धातुएं भारी और अशुद्धियाँ हल्की होती है। तो गैंग की प्रकृति के आधार पर सबसे पहले अयस्क को सांद्रित कर लिया जाता है, यानी उनमें से अवांछनीय अशुद्धियों को निकाल लिया जाता है। अब उसके बाद जब सांद्रित हो जाता है अयस्क तो उसका दूसरा चरण है, अयस्क का सांद्रण के बाद इसका दूसरा चरण है सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। दूसरा चरण
सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। अब सवाल है, अयस्कें या तो कार्बोनेट के रूप में रहती हैं, सल्फाइड के रूप में रहती हैं, ऑक्साइड के रूप में भी होती हैं, ज़्यादातर फास्फाइड ये सब के रूप में भी होती हैं। लेकिन कोई भी प्रकार के अयस्क हों उनको अंततः ऑक्साइड रूप में ही परिणत कर लिया जाता है। क्योंकि ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण आसान होता है बनिस्पत कार्बोनेट या सल्फाइड के तुलना में। इसलिए कार्बोनेट अयस्क रहे या सल्फाइड अयस्क रहे, इसको हम अंत में ऑक्साइड के रूप में परिणत कर लेते हैं। तो ऑक्साइड के रूप में परिणत के लिए इसके बहुत सारे ये हैं। तो और तीसरा है ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति। इसको डिटेल में हम टेबल के रूप में देखते हैं। इन सांद्रण कर लिया। अब सांद्रण के बाद और जो चरण हैं, तीसरा है सांद्रित ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति। ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति। लेकिन इस तरह से प्राप्त धातु शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध होते हैं। तो जब ऑक्साइड से धातु का प्राप्ति अवकरण कार्बन या एल्युमिनियम के द्वारा कर लिया जाता है तो शुद्ध धातु की प्राप्ति के लिए इसका शोधन किया जाता है। अब धातु कर्म के इन चारों चरणों को हम एक तालिका, एक टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि ये समझ में आसानी से आ जाए और याद रखना भी आसान हो और एग्जाम में जैसे पूछे आप इसको आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अयस्क, धातु के अयस्क, चाहे वो सल्फाइड रूप में हो, ऑक्साइड रूप में हो या कार्बोनेट रूप में हो। अब अयस्क को सर्वप्रथम सांद्रित कर लिया जाता है। ये सांद्रण की क्रिया गैंग की प्रकृति के अनुसार होता है कि वो किस विधि द्वारा सांद्रित होगा, या तो हाथ से चूनकर या चलनी से चालकर या गुरुत्व पृथक्करण द्वारा या फेन प्लवन द्वारा या चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। तो अयस्क को सर्वप्रथम क्या कर लेते हैं, भौतिक विधि द्वारा सांद्रित कर लेते हैं। अब सांद्रित अयस्क को इसकी प्रकृति के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। सबसे अधिक क्रियाशील, मंद क्रियाशील और निम्न क्रियाशील। अब इसके आधार पर हम देखते हैं जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं हैं वो उच्च क्रियाशील होती हैं। उच्च क्रियाशील धातुएं मुक्त अवस्था में रह ही नहीं सकती हैं, इसलिए इसको और किसी विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसके गलित धातु का क्या करते हैं, गलित धातु का विद्युत अपघटन। केवल और केवल एक ही विधि है जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर की धातुएं हैं उनका गलित अवस्था में विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन करने के पश्चात बस इनसे शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। दूसरा है वैसी धातुएं जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में बीच में, उसको कैसे अलग करेंगे। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बीच में ऐसी धातुएं मंद क्रियाशील होती हैं। मंद क्रियाशील धातुएं या तो कार्बोनेट के रूप में होती हैं या सल्फाइड के रूप में होती हैं। अब कार्बोनेट के लिए ऑक्साइड के रूप में परिणत करना अलग विधि के द्वारा, सल्फाइड अयस्क का ऑक्साइड के रूप में परिणत करना अलग विधि के द्वारा। इसके बारे में थोड़ा जाने। कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में परिणत कर लिया जाता है। अब क्या है निस्तापन विधि। निस्तापन निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें धातु के अयस्क को उच्च ताप पर वायु के अल्प मात्रा की उपस्थिति में या वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। यानी निस्तापन प्रक्रिया कैसे धातुओं के लिए किया जाता है, कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क को हम ऑक्साइड के रूप में किस विधि द्वारा परिणत करेंगे, निस्तापन विधि द्वारा। तो निस्तापन विधि में कार्बोनेट को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति या
वायु के अल्प मात्रा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके उसका ऑक्साइड में परिणत कर लिया जाता है। कार्बोनेट अयस्क निस्तापन, प्राप्त हो गया धातु का ऑक्साइड। बिल्कुल इसी तरह से तो निस्तापन में ताप तो उच्च रहेगा, लेकिन O2 की अनुपस्थिति होगी या अल्प मात्रा में उपस्थिति होगी या अल्प अनुपस्थिति, सीमित, अल्प मात्रा में या सीमित मात्रा में। अब हम आ जाएं सल्फाइड के लिए। सल्फाइड अयस्क का किस विधि द्वारा हम ऑक्साइड के रूप में परिणत करेंगे? तो जारन या भर्जन विधि द्वारा। क्या है जारन या भर्जन विधि? ये देखते हैं भर्जन कैसे अयस्कों के लिए किया जाता है? तो निश्चित रूप से सल्फाइड अयस्कों के लिए। सल्फाइड अयस्कों के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? भर्जन विधि। भर्जन विधि वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये अंतर है, इसमें ताप तो वही उच्च रहेगा लेकिन वायु उपस्थित होगी। वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। ऐसा करने से कार्बोनेट के अयस्क या सल्फाइड के अयस्क दोनों ही धातु के ऑक्साइड में परिणत हो जाते हैं। यहाँ वही सवाल है, क्यों धातु के ऑक्साइड में परिणत किया गया? क्योंकि कार्बोनेट या सल्फाइड की तुलना में धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान होता है अवकरण के द्वारा। तो धातु के ऑक्साइड का या तो कार्बन के द्वारा या एल्युमिनियम के द्वारा अवकृत करके उससे धातु प्राप्त कर लिया जाता है। देखें, हाँ, यहाँ पर निस्तापन के लिए एक समीकरण होगा। जैसे ये जिंक कार्बोनेट को अगर हम वायु की उपस्थिति सीमित मात्रा में गर्म करें तो ये हो जाएगा ZnO प्लस CO2। इसी तरह से भर्जन के लिए हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा ZnS प्लस एरो मार्क Zn प्लस SO2। तो इस तरह से हमारा कार्बोनेट या सल्फाइड किस रूप में परिणत हो जाता है? ऑक्साइड के रूप में। अब ऑक्साइड से किस तरह से हम धातु प्राप्त कर सकते हैं? धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए कार्बन द्वारा या एल्युमिनियम द्वारा, तो सबसे पहले हम लिखें C के द्वारा अवकरण कैसे करते हैं। कार्बन के द्वारा अवकरण एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड अगर है, इसमें कार्बन यानी कोयले का चूर्ण, कार्बन मिलाकर बहुत उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो Zn अलग हो जाता है और C ऑक्सीजन से साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। उसी तरह से लेड Pb, लेड के ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो लेड प्राप्त होता है और CO अलग हो जाता है। अब हम देखते हैं एल्युमिनियम के द्वारा। एल्युमिनियम के द्वारा अवकरण एल्युमिनियम के द्वारा अवकरण कुछ धातुओं में होता है, जैसे मैग्नीज Mn। तो मैग्नीज के 2O3 मैग्नीज के ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम के साथ, यहाँ एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया होती है, जब एल्युमिनियम के साथ गर्म किया जाता है तो मैग्नीज जो धातु है अलग हो जाता है और प्राप्त होता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड। उसी तरह से चूँकि इस प्रोसेस में एल्युमिनियम द्वारा अवकरण की क्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस कारण इसे थर्मिट
अभिक्रिया भी कहा जाता है। चूँकि थर्मिट अभिक्रिया में ऊष्मा बहुत अधिक उत्पन्न होती है, इसलिए इस गुण का उपयोग करके रेल की पटरियों में पड़े दरारों को भरा जाता है। इसके लिए आयरन ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम के साथ गर्म किया जाता है तो आयरन द्रवित अवस्था में, इतनी अधिक ताप होती है कि आयरन द्रवित अवस्था में निकलता है, जिसे पटरियों के दरारों के बीच डाल दिया जाता है और समय के साथ ठंडा होने पर ये ठोस रूप में जम जाते हैं और दरारें भर जाती है। तो इसका समीकरण देखें, आयरन का ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, इसे थर्मिट विधि इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि ऊष्मा बहुत अधिक निकलती है, प्लस एल्युमिनियम बना Al2O3 प्लस Fe। आयरन अलग हो जाता है और इसके साथ ही बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे जो ये आयरन निकलता है वो गलित द्रव अवस्था में निकलता है। तो ये हुआ धातु के ऑक्साइड का अशुद्ध अपकरण द्वारा शुद्ध धातु की प्राप्ति। तो इस तरह से जो धातु प्राप्त होता है, Fe प्राप्त हुआ, Mn प्राप्त हुआ, जो भी, वो पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं होते हैं, अशुद्ध धातुएं ही होती है। इतना करने के बाद ही इनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ फिर भी रह जाती हैं। अब इससे शुद्ध धातु प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, कार्बन या एल्युमिनियम द्वारा अपकरण के बाद जो अशुद्ध धातु प्राप्त होता है उसका शोधन विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, जिससे शुद्ध धातु, क्योंकि प्रयोग में हमें अशुद्ध धातुएं नहीं चाहिए, हमें शुद्ध धातुएं चाहिए, तो उसके लिए फिर इसके शोधन का काम किया जाता है। अब चलते हैं निम्न क्रियाशील धातुएं, जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे होती हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में नीचे स्थित धातुएं या तो सल्फाइड के रूप में या ऑक्साइड के रूप में रहती हैं। तो सल्फाइड के रूप, ऑक्साइड में है तो ठीक, सल्फाइड के रूप में उपस्थित होने वाली धातुओं का भर्जन किया जाता है, जिससे वो ऑक्साइड के रूप में परिणत होते हैं और ऑक्साइड से पुनः अशुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है और अशुद्ध धातु के शोधन से फिर शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से हम टेबल में देखें कि हर स्थिति में हमें धातु तो प्राप्त हुआ, लेकिन किस रूप में, अशुद्ध धातु के रूप में। तीनों में उच्च क्रियाशील धातुएं ये तो शुद्ध रूप में हो गया, लेकिन मंद क्रियाशील धातु से भी अशुद्ध धातु, निम्न क्रियाशील धातु से भी अशुद्ध धातु, और अंत में उसका करना पड़ रहा शोधन। अब ये शोधन क्या प्रक्रिया है? शोधन के लिए बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन उसमें सबसे अच्छी विधि है विद्युत अपघटनी विधि। तो शोधन की विधि का नाम है, शोधन कहिए या परिष्करण भी कह सकते हैं, प्यूरिफिकेशन, परिष्करण। कौन सी विधि? विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि में अशुद्ध धातु का मोटा सा एनोड लिया जाता है। अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का पतला कैथोड। ये अशुद्ध धातु का एनोड, एनोड जो हुआ अशुद्ध धातु का, लेकिन मोटा, अशुद्ध धातु, और शुद्ध धातु का कैथोड लिया जाता है। ये एनोड हो गया और इसका नाम है कैथोड। जब इससे विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है, और जलीय विलयन के रूप में
विलयन के रूप में उसी धातु का लवण का विलयन लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कॉपर। कॉपर से अगर शुद्ध धातु की प्राप्ति करनी है तो अशुद्ध कॉपर का एनोड, शुद्ध कॉपर का कैथोड और कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है विद्युत अपघट्ट के रूप में। विद्युत अपघट्ट के रूप में क्या उपयोग किया गया? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्ट के रूप में। तो एक बार फिर से, अशुद्ध धातु का एनोड मीन्स कॉपर का अशुद्ध कॉपर का एनोड, शुद्ध कॉपर का कैथोड और कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्ट के रूप में किया जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो एनोड से शुद्ध धातु निकलकर विलयन में आती है और विलयन से उतना ही मात्रा में शुद्ध Cu कैथोड पर एकत्रित होते जाती है। समय के साथ एनोड पतला होता जाता है और कैथोड मोटा होता जाता है। एनोड से निकलने वाली अशुद्धियाँ नीचे जमा होते जाती हैं, जिसे एनोड मड, क्या कहा जाता है इन अशुद्धियों को? एनोड मड। अशुद्धियाँ नीचे जमा होते जाती हैं जिसे एनोड मड कहा जाता है। इस तरह से विद्युत अपघटनी विधि द्वारा 99.9% तक शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है और उसका उपयोग किया जाता है। तो बस धातु कर्म में इतना ही, अगले वीडियो में।